वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की बर्फ में करीब 1700 फीट गहरा छेद किया और एक रिकॉर्ड तोड़ कोर निकाला। ये 750 फीट लंबी ट्यूब है जो करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पुरानी है। इस कोर से पता चला कि पश्चिमी अंटार्कटिका का ये हिस्सा तब एक खुला महासागर था। इसका मतलब है कि बर्फ की चादर पहले भी ढह चुकी थी और अगर ये फिर से डूबी तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ सकता है कि तटीय शहर एक्वेरियम बन जाएंगे और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और जानने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने क्रेरी आइस राइज नामक जगह पर अपना कैंप लगाया। ये अंटार्कटिका से चिपके एक विशाल जमे हुए बेड़े जैसा है जो समुद्र तल की चट्टानी सतह पर अटका है। वे उभार ब्रेक की तरह काम करते हैं जो अंदरूनी बर्फ को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन समुद्र का गर्म पानी नीचे से इस बेड़े को पिघलाने लगा है। अगर बर्फ पतली होकर उन चट्टानों से ऊपर उठी तो ब्रेक खत्म हो जाएंगे और अंदरूनी बर्फ सीधे समुद्र में चली जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग करने का फैसला किया। बर्फ में 1 मील के 1/3 हिस्से तक सीधा छेद करना नामुमकिन सा लगता है। ये एक साधारण ड्रिल से नहीं किया जा सकता। इसके बजाय टीम को एक खास गर्म पानी वाली ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये असल में एक बहुत ज्यादा गर्म प्रेशर वॉशर है। ये उबलते पानी को सीधे नीचे छोड़ता है ताकि करीब 1 फीट चौड़ी खड़ी सुरंग बन सके। समस्या ये है कि बर्फ उस छेद को वापस भरने की कोशिश करती है। खुद महाद्वीप ही कह रहा है नहीं। अगर गर्म पानी का बहाव जरा सा भी रुका तो सुरंग फिर से जमने लगती है और छेद बंद होने लगता है। और चूंकि वे एक जमे हुए बंजर इलाके के बीच में थे, उन्हें अपनी बिजली आपूर्ति के साथ टेंटों का एक छोटा कैंप लगाना पड़ा। सबसे नजदीकी स्टेशन करीब 450 मील दूर है, इसलिए कोई भी बड़ी खराबी पूरे प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकती है। तुलना के लिए स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से करीब 250 मील ऊपर है, इसलिए इस अभियान की योजना लगभग एक अंतरिक्ष मिशन की तरह बनानी पड़ी। माना कि ISS तक पहुंचना अब भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप बात समझ गए होंगे। अगर कैंप की बिजली चली गई तो शोधकर्ताओं को इसे 1 या 2 दिनों में जल्दी ठीक करना होगा, वरना छेद पूरी तरह से जमकर बंद हो सकता है। आप शायद जानते होंगे कि बर्फ हवा से प्राचीन सूक्ष्म जीवों और कणों को कैद कर सकती है। बर्फ गिरती है, जमती है और परतों में जमा हो जाती है। हर परत उस समय आसपास तैरने वाली चीजों को कैद कर लेती है, जैसे धूल या गैसें, यहाँ तक कि नन्हे जीव भी। इसी तरह वैज्ञानिक अतीत को पढ़ते हैं। उन जमी हुई परतों को आइस कोर कहा जाता है, लेकिन शोधकर्ता बर्फ के पीछे नहीं थे। वैज्ञानिकों ने वहां जो हासिल किया वो एक सेडिमेंट कोर है। जमी हुई बर्फ के बजाय ये कीचड़ और चट्टान की एक लंबी ट्यूब है जिसे बर्फ के नीचे समुद्र तल से निकाला गया है। इसे ऐसे समझें, आइस कोर हवा में मौजूद चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। सेडिमेंट कोर समुद्र में जो हो रहा था उसका रिकॉर्ड रखते हैं। पानी में तैरने वाली हर चीज आखिरकार नीचे बैठ जाती है। जब मोटी बर्फ की एक विशाल परत समुद्र को पूरी तरह ढक लेती है तो नीचे का पानी बिल्कुल काला हो जाता है। सूरज की रोशनी के बिना पौधों के उगने का कोई रास्ता नहीं होता। समुद्र तल पर गिरने वाली एकमात्र चीज भारी कुचली हुई चट्टानें होती हैं, जो ऊपर जज्ब बर्फ द्वारा जमीन से भौतिक रूप से खुरच दी जाती हैं। जब जलवायु गर्म होती है तो बर्फ पीछे हट जाती है और सूरज की रोशनी जीवन वापस लाती है। समुद्र तल फिर से खुले पानी की परत बनाना शुरू कर देता है। समय के साथ आपको एक दोहराव वाला पैटर्न मिलता है। बर्फ जमने पर रेतीली चट्टान और ना होने पर हल्के रंग की शेल वाली कीचड़। ये ऐसा है जैसे पृथ्वी वैज्ञानिकों के खोजने के लिए एक बारकोड बना रही हो। जब ड्रिलिंग क्रू ने आखिरकार मिट्टी की अपनी विशाल ट्यूब को खोला तो वो कीचड़ समुद्री जीवाश्मों से भरा हुआ था। प्राचीन समुद्री कीड़ों के भौतिक अवशेष। और उन विशिष्ट कीड़ों को जीवित रहने के लिए सूरज की रोशनी की सख्त जरूरत होती है। उनकी पूरी खाद्य श्रृंखला समुद्र की सतह पर बड़े शैवाल प्रस्फुटन पर चलती है, इसलिए उन्हें मिलना इस बात का बड़ा सबूत है कि गर्म परिस्थितियों में बर्फ पूरी तरह से पीछे हट गई थी। पश्चिमी अंटार्कटिका के व्यवहार के बारे में डरावना हिस्सा इसका पूरी तरह से गायब होना है। बर्फ धीमी अनुमानित तरीके से इंच दर इंच बस पिघलती नहीं है। इसमें एक अंतर्निहित टिपिंग पॉइंट होता है। उन गहरे समुद्र के जीवाश्मों को खोजने से पता चलता है कि एक बार जब समुद्र पर्याप्त गर्म हो जाता है कि बर्फ को ऊपर उठा सके और उस पथरीले पार्किंग ब्रेक को छोड़ सके, तो पूरा जमा हुआ बेड़ा पूरी तरह से विफल हो सकता है। ये बुनियादी तौर पे काफी सारी जगह को खाली करने में मदद कर सकता है और इस तरह का पतन ही वैज्ञानिकों को घबरा देता है। शोधकर्ता इस एक तरफा व्यवहार को हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये बिल्ली है, वो बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर एक स्लेज पर बैठा है। स्लेज नीचे की ओर है, लेकिन बिल्ली अभी हिल नहीं रहा है क्योंकि बर्फ ने उसे अभी भी अपनी जगह पर थामे रखा है। फिर कोई स्लेज को थोड़ा सा धक्का देता है।
पहले तो ये बस एक धीमी रेंगन होती है, लेकिन एक बार जब रनर फिसलने लगते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और स्लेज अपने आप गति पकड़ लेती है। मुख्य बात यह है कि भले ही बिली को धक्का देने वाले व्यक्ति को तुरंत पछतावा हो, स्लेज नहीं रुकेगी। विशाल बर्फ की चादरें भी इसी तरह काम कर सकती हैं। ग्रह को एक निश्चित तापमान रेखा से आगे धकेलें और पीछे हटना अपने आप जारी रह सकता है। भले ही सदियों बाद तापमान फिर से गिर जाए, पिघलना अपने आप नहीं रुकता। इसलिए वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कितना गर्म होना होगा ताकि पश्चिमी अंटार्कटिका उस लॉक इन मोड में प्रवेश कर सके। एक अनुमान के अनुसार खतरा क्षेत्र लगभग 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, जो 1800 के मध्य के वैश्विक औसत तापमान से ऊपर है। वे अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सटीक फ्लिप पॉइंट है या कोई स्पष्ट उल्टी गिनती दे सकते हैं। यही वो चीज है जिसकी पुष्टि करने में ये कोड मदद करेगा। लेकिन बर्फ पर केवल बाहर से गर्म पानी का ही असर नहीं हो रहा है। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को नीचे से भी गर्मी मिलती है। रॉस आइस शेल्फ के पास रॉस द्वीप स्थित है और उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे माउंट एरेबस कहा जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 12,400 फीट ऊपर है और ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके शिखर के क्रेटर के अंदर एक स्थायी लावा झील है, पिघली हुई चट्टान का एक चमकता हुआ कुंड जो दशकों से उबल रहा है। यह सामान्य नहीं है। पृथ्वी पर केवल कुछ ही ज्वालामुखियों में लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलें होती हैं। एरेबस ये तब करता है जब वो ग्रह के सबसे ठंडे वातावरणों में से एक से घिरा होता है। अंटार्कटिका की सतह पर कड़ाके की ठंड हो सकती है, लेकिन माउंट एरेबस को पृथ्वी की गहराई से गर्मी मिलती है। उस गर्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर की हवा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैग्मा ऊपर उठता है क्योंकि ये गर्म और हल्का होता है। जब तक ताजा मैग्मा क्रेटर को भरता रहता है और गैस निकलती रहती है, लावा झील पिघली रह सकती है। एरेबस कुछ ऐसा भी बनाता है जो शायद ही कहीं और दिखे। ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए बर्फ के मीनार। गर्म गैसें दरारों से निकलती हैं, जमने वाली हवा से टकराती हैं और तुरंत बर्फ की ऊंची खोखली चिमनियों में बदल जाती हैं। उन मीनारों के अंदर की कुछ गुफाएं बाहर की हवा की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो सकती हैं, जिससे छोटे पॉकेट बन जाते हैं जहां सूक्ष्म जीव अंधेरे में जीवित रह सकते हैं। इस क्षेत्र की एक और दिलचस्प बात मीलों तक फैली बर्फ के नीचे की झीलें हैं। कुछ छोटे शहरों के आकार की हैं। दबाव उन्हें तरल रखने में मदद करता है और नीचे की गर्मी उन्हें जमने नहीं देती। उनमें से कई गुप्त रास्तों से जुड़ी हैं, इसलिए वे एक भूमिगत प्लम्बिंग सिस्टम की तरह भरती और खाली होती हैं। पानी के हिलने पर सैटेलाइट ऊपर की बर्फ को उठते और गिरते हुए भी देख सकते हैं। एरेबस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि पश्चिमी अंटार्कटिका को नीचे से गर्मी मिल सकती है। वो गर्मी आधार की बर्फ को पिघला सकती है और नीचे पानी बना सकती है। वे दबी हुई झीलें मायने रखती हैं क्योंकि वो पानी लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। कम घर्षण का मतलब है कि बर्फ तेजी से फिसल सकती है। और जब झीलें भरती और खाली होती हैं, तो वो फिसलन भरी परत अचानक इधर उधर खिसक सकती है। जब पकड़ और सहारा दोनों एक साथ कमजोर हो जाते हैं, तो उस स्लेज को ज्यादा धक्के की जरूरत नहीं होती। दीवार पर कयामत की कोई घड़ी नहीं है जो दुनिया के किसी नाटकीय अंत की गिनती कर रही हो। भले ही पश्चिमी अंटार्कटिका समुद्र में फिसलना शुरू कर दे, ये रातों रात नहीं होगा। तटरेखाएं इंच दर इंच खिसकेंगी, एक बार में एक तूफान के साथ, और बीच में दशकों का समय होगा। शहर एक ही लहर से गायब नहीं होंगे। हमें बहुत सारे बदलाव और स्थानांतरण करने होंगे। और सदियों बाद अगर आज की तटरेखाओं के हिस्से पानी के नीचे होंगे, तो भविष्य के गोताखोर गगनचुंबी इमारतों के ऊपर से वैसे ही तैर सकते हैं जैसे हम पुराने डूबे जहाजों के पास गोता लगाते। एक जहाज है जो बिना किसी चालक दल के समुद्र में कहीं बह रहा है। इसे आखिरी बार 50 साल पहले देखा गया था। इसकी कहानी फ्लाइंग डचमैन जैसी है। एक ऐसा जहाज जो हमेशा तैरने के लिए अभिशप्त है और जो इसे देखता है उसके लिए तबाही लाता है। किंवदंती यही है। फ्लाइंग डचमैन के विपरीत एसएस बेचुमो बिल्कुल असली था, जिसे हैम्बर्ग में एक जर्मन कंपनी ने बनाया था और शुरुआत में एक साधारण मालवाहक जहाज था। ये 1914 से बाल्टिक सागर में हैम्बर्ग और स्वीडन के बीच सामानों का व्यापार कर रहा था। इसमें एक शक्तिशाली भाप इंजन था और इसका ढांचा स्टील से बना था। कुछ साल बाद यह ब्रिटिश संपत्ति बन गया। फिर 1920 के दशक में एक कनाडाई कंपनी ने इसे लगभग $18,000 में खरीदा, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। नया मालिक हडसन बे कंपनी कई वर्षों तक सक्रिय रूप से जहाज का उपयोग कर रहा था।
वे अक्सर इसे स्कॉटलैंड के अपने घरेलू बंदरगाह से साइबेरिया, अलास्का, यूकोन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की यात्राओं पर भेजते थे। ये अपनामा नहर और यहाँ तक कि स्वेज नहर से भी गुजरा, जिसमें बिक्री के लिए फर की खालें लदी हुई थीं। कभी कभी अक्सर यह यात्रियों को भी ले जाया करता था। किस्मत का साथ छूटने से पहले इसने 9 सफल यात्राएं पूरी कर ली थीं। 1930 के दशक से एसएस बेचिमो को बर्फ और तूफानों से परेशानी होने लगी। जब यह पहली बार अक्टूबर 1931 में बर्फ में फंस गया तो चालक दल के कुछ सदस्य अलास्का भागने में सफल रहे। 22 में से 15 नाविकों ने अपने जहाज के साथ रहने और उसे बचाने की कोशिश करने का फैसला किया। जहाज पर लगभग $58,000 मूल्य के फर और अन्य कीमती सामान थे। कंपनी ने उन्हें सर्दियों में जीवित रहने के लिए रसद भेजी। उन्होंने हैच, तिरपाल और अन्य सामग्रियों से जहाज के पास शिविर लगाया और माल उतार दिया। नवंबर के अंत में इलाके में एक बर्फीला तूफान आया और ऐसा लगा जैसे वह जहाज को अपने साथ ले गया हो। बर्फ का चबूतरा तो बच गया, लेकिन जहाज आजाद हो गया। चालक दल के कुछ सदस्यों को लगा कि वह डूब गया है, पर जल्द ही उन्हें एक स्थानीय से पता चला जिसने उनके जहाज को शिविर से करीब 45 मील दूर देखा था। चालक दल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और जहाज ने एक भगोड़े जहाज के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। लोग 1965 तक साल में एक बार या उसके आसपास एसएस बेचिमो को देखते रहे। इसे ज्यादातर अलास्का के तट के पास देखा गया था। अपने स्लेज डॉग के साथ नोम जाने वाले एक व्यक्ति के साथ साथ खोजकर्ताओं, अन्वेषकों और खजाना खोजने वालों सभी ने एसएस बेचिमो को देखने का दावा किया। किसी ने इस पर सवार होकर बंदरगाह ले जाने की कोशिश की, पर खराब मौसम के कारण वह कई दिनों तक फंसा रहा। अन्य लोग भाग्यशाली रहे और जहाज से भेल, नाव, फर्नीचर और कीमती सामान निकाल पाए। जो लोग जहाज के करीब पहुंचे, उन्होंने उसे क्षतिग्रस्त और बिना प्रोपेलर के पाया। फिर भी यह करीब 38 साल बिना चालक दल के तैरता रहा और इतिहास का सबसे लंबा भूतिया जहाज बन गया। 2006 में अलास्का के अधिकारियों ने आर्कटिक के इस भूतिया जहाज के रहस्य को सुलझाने और अंततः एसएस बेचिमो को खोजने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, चाहे वह पानी के ऊपर हो या नीचे। अब तक यह प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा है। एसएस बेचिमो उन अनुमानित 4000 जहाजों में से ही एक है जो अलास्का के तटों से गायब हो गए हैं। अगर 17वीं शताब्दी की किंवदंती झूठ नहीं है, तो यह भूतिया जहाज कहीं फ्लाइंग डचमैन के साथ तैर रहा हो सकता है। यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसके कप्तान ने उस समय के लिए असंभव काम कर दिखाया और केवल 3 महीनों में हॉलैंड से इंडोनेशिया तक की यात्रा की। कहा जाता था कि वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और कुछ बुरी जुबानों ने बताया कि उसने इसे हासिल करने के लिए बुरी शक्तियों के साथ सौदा किया था। जब जहाज वापस घर लौट रहा था तो उसका कप्तान और चालक दल बिना किसी सुराग के गायब हो गए। इसके साथ क्या हुआ, इसके कई संस्करण हैं। एक अन्य किंवदंती कहती है कि कप्तान ने तूफान के दौरान जहाज को डूबने देने के लिए आसमान की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था। फिर एक डरावनी रोशनी ने नाव और चालक दल को टक्कर मारी और इसे हमेशा के लिए बिना आराम के भटकने की सजा दी गई। कई नाविकों ने भटकते हुए डचमैन को देखने का दावा किया है। ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो इंग्लैंड के राजा बनने वाले थे, ने इसे ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में देखने का जिक्र किया था। जहाज को देखने के तुरंत बाद जिस आदमी ने इसे सबसे पहले देखा था, वह मस्तूल के ऊपर से गिर गया और बच नहीं सका। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इस महान जहाज के साथ और भी मुठभेड़ें हुई। जहाज लगभग इससे टकरा जाते थे क्योंकि फ्लाइंग डचमैन अचानक सामने आ जाता था। वैज्ञानिकों के पास इस रहस्य का अधिक तार्किक स्पष्टीकरण है, फाटा मोर्गाना। इसे हकुना मटाटा समझने की गलती न करें। अब जब आप गर्मी के दिन समुद्र में होते हैं और हवा पूरी तरह से लहरदार होती है, तो यह वैसा ही महसूस होता है जैसे आप तपती गर्मी के दिन सड़क को देखते हैं। ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन नामक चीज के कारण होता है। जब प्रकाश अलग अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की विभिन्न परतों से गुजरता है, तो यह मुड़ता और घूमता है। कभी कभी प्रकाश का यह मुड़ना समुद्र पर फ्लाइंग डचमैन जैसा अजीब भ्रम पैदा कर सकता है। फाटा मोर्गाना घटना दूर की वस्तुओं को विकृत या क्षितिज के ऊपर उठा हुआ दिखाती है। आप दूर एक जहाज देख सकते हैं, पर प्रकाश मुड़ने के कारण यह लगेगा जैसे यह पानी पर तैर रहा है या गायब होकर फिर से प्रकट हो रहा है। फाटा मोर्गाना आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है, विशेष रूप से बर्फ की बड़ी चादरों के ऊपर जिनका तापमान समान रूप से कम होता है। लेकिन आप इसे कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि रेगिस्तानों में और गर्मी के दिनों में झीलों के ऊपर भी। भूतिया जहाजों के बारे में पहली कहानियां प्राचीन ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं तक जाती हैं।
इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भूतिया जहाजों में से एक मैरी सेलेस्ट है। यह ब्रिगेंटाइन न्यूयॉर्क शहर से जेनोआ जा रहा था और रसद से पूरी तरह भरा हुआ था। लेकिन जब 1872 में अटलांटिक महासागर में इसकी खोज हुई तो चालक दल गायब था। चालक दल का निजी सामान भी वहीं था, जिसे बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया था। इसके लॉग में आखिरी प्रविष्टि 10 दिन पहले की गई थी। हमें अभी भी नहीं पता कि इसके चालक दल के साथ क्या हुआ, और इस जहाज ने कई डरावनी कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। लेडी लोवेबॉर्न एक और प्रसिद्ध स्कूनर था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह 18वीं शताब्दी के मध्य में केंट के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहानी है कि जहाज के कप्तान साइमन रीड की अभी शादी हुई थी और वे इस अंधविश्वास के बावजूद कि यह दुर्भाग्य ला सकता है, अपनी दुल्हन को जश्न मनाने के लिए जहाज पर ले आए थे। वे पुर्तगाल जा रहे थे जब फर्स्ट मेट, जो कप्तान की नई पत्नी से प्यार करता था, ईर्ष्या में पागल हो गया, एक अन्य सदस्य पर हमला किया और फिर पहिया संभालकर जहाज को सीधे भयानक गुडविन सैंड्स में ले गया। जहाज पर कोई नहीं बचा और कहा जाता है कि यह स्कूनर हर 50 साल में एक भूतिया जहाज के रूप में फिर से दिखाई देता है। आज के समय में कई जहाजों को छोड़ दिया जाता है और जानबूझकर भूतिया जहाजों में बदल दिया जाता है। अमेरिका की नदियों, झीलों, नहरों और तटीय इलाकों में ऐसे हजारों जहाज तैर रहे हैं। कुछ लोग तूफानों और अन्य खराब मौसम में अपनी नावें खो देते हैं। दूसरों को अपनी नावें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि उनका रखरखाव नाव की कीमत का 10% तक हो सकता है। साथ ही जहाज डॉक करने में हर साल हजारों डॉलर खर्च होते हैं। ज्यादातर नावें फाइबर ग्लास की होती हैं, जिन्हें मालिक रिसाइकल नहीं कर सकते। तो जब वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो अक्सर इसे डॉक से बांधकर भाग जाते हैं, या किनारे से दूर छोड़ देते हैं, या बस डुबोने की कोशिश करते हैं। जब भूतिया जहाज उथले पानी में डूबते हैं तो वे मूंगा चट्टानों, मैंग्रोव, दलदली भूमि, सीप के आवासों और आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वे अनजाने में आम जहाजों से टकरा सकते हैं और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसा मत करो, बस इतना ही काफी है। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जहां दबाव सतह की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होता है। यह बल किसी असुरक्षित इंसान को पल भर में धूल में मिलाने के लिए काफी है। खैर, शायद कीचड़ की तरह। वैसे इसीलिए मारियाना ट्रेंच की इन विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खोजकर्ताओं को खास तैयारी और उपकरणों की जरूरत होती है। यह वॉशिंगटन डीएसी के 20 नेशनल मोल्स जितना चौड़ा है और पृथ्वी के व्यास का लगभग 5वां हिस्सा लंबा है। जो लोग वहां नीचे तक गए वे इसे एक ठंडी, शांत और बहुत ही सुकून भरी जगह बताते हैं। उन्होंने लाल और पीले रंग की चट्टानों की एक चमकीली चादर देखी और वहां कई तरह के अनोखे, छोटे, पारभासी जीव थे। एक लोकप्रिय मिथक है कि पृथ्वी की इस सबसे गहरी जगह की तुलना में चांद पर ज्यादा लोग गए हैं। हालांकि यह सच नहीं है। कुल मिलाकर 24 इंसान चांद पर गए और कम से कम 27 बहादुर लोगों ने मारियाना ट्रेंच में गोता लगाया। उनमें से ज्यादातर खोजकर्ता थे ना कि असली वैज्ञानिक। वे बस रोमांच के लिए और अलग अलग वन्य जीवों, भूगर्भीय संरचनाओं और मानव निर्मित वस्तुओं के वीडियो सबूत जुटाने के लिए वहां जाते हैं। इंसानों ने अंतरिक्ष और समुद्र की गहराइयों की यात्रा लगभग एक ही समय में शुरू की थी। चांद पर पहली लैंडिंग 1969 में हुई थी और मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप में जाने वाला पहला व्यक्ति 1960 में गया था। इस अनोखी जगह का नाम ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर के नाम पर पड़ा, जिसने 19वीं सदी के अंत में समुद्र तल में इस भारी गिरावट का पता लगाया था। पहले इंसान के वहां नीचे जाने में 8 और दशक लग गए। खोजकर्ता इसे एक पारंपरिक पनडुब्बी में करने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने एक प्रकार के सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया जिसे बातिस्कैफ कहा जाता है। स्विस समुद्र विज्ञानी ऑगस्ट पिकार्ड ने 1953 में अपना खुद का डिजाइन किया था। 7 साल बाद सबमर्सिबल असंभव को संभव करने में कामयाब रहा। यह लगभग 36,000 फीट की गहराई तक पहुंच गया था। लेकिन खोजकर्ताओं ने जो देखा वह ट्रेंच के पूरे आकार का महज एक अंश था। मारियाना ट्रेंच का इतना विशाल होना उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से आज भी इसका ज्यादातर हिस्सा अनछुआ है। रोशनी की कमी एक और बड़ी समस्या है।
सूरज की रोशनी इतनी गहराई तक पहुंचने में असमर्थ है, इसलिए पूरी ट्रेंच ऊपर से नीचे तक घोर अंधेरे में डूबी रहती है। ऐसी परिस्थितियों के कारण यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र प्रशांत महासागर के कम गहरे क्षेत्रों से बहुत अलग है। यह समुद्री वन्य जीवों पर भारी दबाव डालता है। हाँ, ये मजाक जानबूझकर किया गया है। वहाँ जीवित रहना इतना चुनौतीपूर्ण होने का एक और कारण तापमान है। पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। मारियाना ट्रेंच के तल पर समुद्र का तापमान जमने के बिंदु से बस कुछ ही डिग्री ऊपर होता है। एक कारण जिसने इस क्षेत्र को बर्फ का विशाल गोला नहीं बनने दिया, वह यह है कि खारे पानी का हिमांक थोड़ा कम होता है। दूसरा कारण भूतापीय ऊर्जा है, जो इनके तल की जमीन को इतना गर्म रखती है कि वह जम न पाए। यही कारण है कि इन बर्फीली परिस्थितियों में चलने के लिए सबमर्सिबल में उचित इंसुलेशन होना जरूरी है। जब वे तल पर पहुंचते हैं तो शोधकर्ताओं को पता चलता है कि यह सुनसान और कठोर जलवायु कई जानवरों की प्रजातियों का घर है। उन्हें अलग अलग गहराइयों पर एरोटूथ, ईल, स्नेलफिश और स्पूनवर्म मिले। वहां अजीब दिखने वाले पारभासी समुद्री खीरे और झींगे जैसे एम्फीपोड्स भी थे। सबसे बड़ा आश्चर्य कीचड़ से निकलने वाली मीथेन और हाइड्रोजन पर पनपने वाली माइक्रोबियल मैट थी। इन प्रजातियों में मारियाना स्नेलफिश पर्यावरण की माहिर लगती है, जो अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में शिकार के लिए खाई में कहीं अधिक दूर और गहराई तक जा सकती है। दिखने में नाजुक होने के बावजूद स्नेलफिश ने अत्यधिक दबाव सहने की क्षमता विकसित कर ली है, एक ऐसी महाशक्ति जिसके बिना वह जीवित नहीं रह पाती। गहराई में रहने वाले ये अनोखे जीव सामान्य आकार के नहीं होते, क्योंकि गहरे समुद्र का जायंटिज्म उन्हें अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों की तुलना में काफी बड़ा बना देता है। इसका एक उदाहरण विशाल ट्यूब वर्म है, जो 6 फीट लंबा हो सकता है। विज्ञान के लिए जायंटिज्म के इस रूप के सटीक कारण को समझाना मुश्किल रहा है। थर्मल वेंट इसके संभावित स्पष्टीकरणों में से केवल एक हैं। ये सभी कारक मारियाना ट्रेंच के शोध में आए लंबे समय के अंतराल को समझाने में मदद कर सकते हैं। 1960 के अभियान के बाद पहली सफल गोताखोरी केवल 2012 में हुई। तभी प्रसिद्ध कनाडाई फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून डीप सी चैलेंजर में नीचे गए थे। कैमरून के अलावा बहुत कम वैज्ञानिक इतनी गहराई तक गए हैं, इसलिए ग्रह के सबसे गहरे बिंदु का कोई नक्शा नहीं है। हम पृथ्वी के 2/3 हिस्से वाले महासागरों को बहुत कम जानते हैं। शोधकर्ताओं ने अब तक उनका केवल 5% नक्शा बनाया है। विज्ञान को मारियाना ट्रेंच और अन्य अनछुए स्थानों में अभी बहुत कुछ खोजना है। अमेजन वर्षावन दुनिया के सबसे अनछुए क्षेत्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका का यह हिस्सा अज्ञात क्यों है, इसके कारणों की सूची इसके वन्य जीवों से शुरू होती है। जगुआर, एनाकोंडा, पिरान्हा, ब्लैक कैमन और ब्राजीलियाई वॉन्डरिंग स्पाइडर उन जीवों में से कुछ हैं जो शोधकर्ताओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। साल भर होने वाली लगातार बारिश से भारी बाढ़ आती है। इन सब में नदी की कुछ खतरनाक धाराओं को जोड़ दें और आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने आज अमेजन के इतने कम प्रतिशत का नक्शा क्यों बनाया है। पेरू के पास ब्राजील के सिर्फ एक क्षेत्र में कम से कम 14 जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं हुआ। राष्ट्रीय अधिकारी इसे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। इन स्वदेशी लोगों का अलगाव उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हिंद महासागर के एक दूर दराज के द्वीप के लिए भी यही बात लागू होती है। 2004 की सुनामी के बाद नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़े ताकि यह देखने को मिले कि वे सुरक्षित हैं। इस बीच सेंटिनली खुश नहीं थे। उन्होंने उन्हें भगाने को धनुष बाण उठा लिए। यह जनजाति दुनिया की आखिरी संपर्क रहित जनजातियों में से है। हालांकि नृविज्ञानियों और फिल्म निर्माताओं ने 1960 के दशक के अंत में द्वीप का दौरा किया था, फिर भी हम इसकी स्वदेशी आबादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में किसी भी शिपिंग लेन से बहुत दूर स्थित है। नॉर्थ सेंटिनल में कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है और यह एक उथली चट्टान से घिरा हुआ है। इससे द्वीप तक पहुंच केवल नाव द्वारा ही संभव हो पाती है। द्वीप पर दावा करने वाले भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से बाहरी लोगों के द्वीप पर जाने पर रोक लगा दी है। द्वीप पर कितने लोग रहते हैं, इसके अनुमान काफी अलग अलग हैं, कम से कम 15 से लेकर 500 तक। द्वीप छोटा नहीं है, यह लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कभी कभार होने वाले संपर्क के अलावा सेंटिनली लंबे समय से अलग थलग रहे होंगे।
वे अंडमान द्वीप समूह के अन्य स्वदेशी समूहों से संबंधित हैं, लेकिन उनके पड़ोसी उनकी भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ सकते। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं हैं। वहां समय समय पर रहने वाले एकमात्र लोग अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं। बर्फ और हिमपात का यह विशाल विस्तार, जो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के संयुक्त आकार के बराबर है, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसानों ने कदम नहीं रखा है। सैटेलाइट इमेजरी और नासा के विमानों द्वारा हवा से ली गई तस्वीरों ने पूरे महाद्वीप का नक्शा तैयार कर दिया है। इसलिए हम जानते हैं कि कहां जाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसका कारण वे सभी विशेषण हैं जो अंटार्कटिका के साथ जुड़े हैं। यह सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा, सबसे हवादार, सबसे शुष्क और सबसे चमकीला है। यह इसे वास्तव में रहने के अयोग्य बनाता है। इसकी 99% से अधिक सतह बर्फ की स्थायी चादर से ढकी हुई है। इसकी मोटाई कुछ स्थानों पर 1 मील से लेकर 3 मील तक है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधा है। अब हिमालय पर्वतमाला में दुनिया का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत है। यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। स्थानीय भाषा में पर्वत के नाम का अनुवाद 3 आध्यात्मिक भाइयों की सफेद चोटी के रूप में होता है। स्थानीय आबादी की आध्यात्मिक मान्यताओं के सम्मान में राष्ट्रीय अधिकारियों ने 21वीं सदी की शुरुआत में पर्वतारोहण को प्रतिबंधित किया और फिर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई भी पर्वतारोही इस रहस्यमय पर्वत के शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहा हो।